उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। इसी क्रम में शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने कहा कि जल्द ही यह योजना धरातल पर उतारी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक के अनुसार निदेशालय स्तर से इस मामले पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अब मुख्य सचिव से बैठक के बाद इस प्रणाली को धरातल पर उतार दिया जाएगा। गौरतलब है कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समीक्षा बैठक विभाग की ली गई थी कल, तो जिसमें हमने जो हमारा SCF है, जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें ये था कि NEP 2020 के अंतर्गत जो है हम पारंपरिक ज्ञान के ऊपर भी फोकस करेंगे और बच्चों को इस तरह की जो पाठ्यचर्या है वो समाहित करेंगे जिसमें हमारा जो परंपरागत शिक्षा है उसका ज्ञान भी बच्चों को हो। तो इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि उनके पाठ्यक्रम में बच्चों को जो है भगवत गीता भी पढ़ाई जाए। तो उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी इसको हम फाइनल करेंगे। इसमें अभी हमारे निदेशालय स्तर से कार्रवाई हो गई है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हो गई है, माननीय मंत्री जी को भी प्रेजेंटेशन दे दिया गया है और फाइनली इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराई जानी है। तो जल्द ही इसको करा करके इसको अंतिम रूप दिया जाए। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। इसी क्रम में शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने कहा कि जल्द ही यह योजना धरातल पर उतारी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक के अनुसार निदेशालय स्तर से इस मामले पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अब मुख्य सचिव से बैठक के बाद इस प्रणाली को धरातल पर उतारा जाएगा। गौरतलब है कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं। बीती रात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला कर काफी क्षति पहुंचाई है। जहां एक तरफ सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहीं देश के सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस विषम परिस्थिति में एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से पलटन बाजार तक बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकालकर सेना का समर्थन किया। इस रैली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही सरकार को बता दिया है कि इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और यही कारण है कि सेना को मनोबल और आम जन में उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस तिरंगा रैली निकाल रही है। इसके लिए तो सेना के सम्मान के लिए, दूसरा जो प्रतिबद्धता दिखाई है सरकार ने, हमारे राहुल जी ने और खड़गे जी ने, कि हम सरकार के हर उस कदम के साथ है जो हिंदुस्तान के अच्छे के लिए, हित के लिए है। आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ने के लिए जो भी सहयोग होगा, हमारी पार्टी, हमारे लोग सरकार के संग समय खड़े होंगे। ये राष्ट्र का मामला है और जिस तरीके से काराना हरकत आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो ये जो है कि कल और परसों जो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई है, उसके लेकर ये हमारा आज मार्च है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक पब्लिक के बीच में जा रहे हैं ताकि लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण बने, क्योंकि युद्ध में जो हमारे लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, देश के लिए जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करना ये बनता है। और कांग्रेस ने तय किया कि पूरे देश में हम लोग इस समय ये रैलीज निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं योगेश सेमवाल। आपसे जानेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, कांग्रेस लगातार जंग पर सरकार के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, ये अच्छा साइन है। कांग्रेस की तिरंगा रैली कहां से निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कभी उनका इसके लिए कभी वो रुकते ही नहीं है और
कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने काराना जो हरकत की, उसके बाद जो है पूरा देश उबाल में है। और अब क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है इंडिया जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार जो है सैन्य कार्रवाई की जा रही है और उन आतंकवादी ठिकानों में की जा रही है जिन्हें ध्वस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसमें साथ पूरी तरह से विपक्ष का मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद रहे क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, और इसके साथ ही अन्य जो दल है उनके बड़े नेता भी मौजूद रहे। और इसी के तहत उत्तराखंड में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, देहरादून में निकाली गई और अलग अलग जगहों में भी निकाली गई, जितने भी इनके मंडल थे उन जगहों में भी निकाला गया। और सीधा तौर पर इन्होंने कहा है कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश जो भी जिस तरह से भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, जिस तरह से हमारी भारतीय सेना लड़ेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और एक ढाल की तरह खड़े रहेंगे। और लगातार इसी को लेकर कांग्रेस खड़ी भी हो रखी है, लगातार उनके द्वारा सेना के प्रति जो है वो सम्मान दिखाया जा रहा है, सेना के प्रति जो है वो लोग कह रहे हैं कि सेना जो कुछ करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और नजर भी वो आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, ये जानकारी हमें देने के लिए। हरिद्वार में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। आपको बता दें, इस दौरान एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब हरिद्वार के सबसे व्यस्ततम चंद्राचार्य चौक पर आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर 3 लोगों ने आकर हमला कर दिया। तीनों हमलावरों में एक महिला भी शामिल थी। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स युवक पर तमंचे की बट से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान उसके हाथ से तमंचा छूट जाता है और गोली चलकर उसी के पैर में लग जाती है। बीच बाजार फायरिंग हो जाने से वहां अफरा तफरी मच गई और हमलावर सुमित चौधरी भी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला प्रेम प्रसंग के चलते आपसी रंजिश का जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहे पर फायरिंग और दबंगई की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। एसपी सिटी पंकज गौरल्ला ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी कनखल के जगजीतपुर के रहने वाले हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए सपना, पूरे घटनाक्रम की यदि बात करें तो घटनाक्रम बीती देर रात का है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्राचार्य चौक पर एक पुलिस पिकेट है जहां पर 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। उससे कुछ ही फरलांग की दूरी पर यह घटना घटी है, और सरेआम जो व्यक्ति है जो घायल हुआ है वो सरेआम तमंचा लेकर गाड़ी से निकला, और एक गाड़ी में जो एक व्यक्ति था उसे उसने पीटते हुए बाहर निकाला, और उसके बाद वो तमंचे से ही उस पर वार कर रहा है, और उस वार के दौरान उसका तमंचा चल गया और वो गोली उसी के खुद के पैर में लग गई। तो पूरा घटनाक्रम तो है ये। उस घटनाक्रम के बाद एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर और जहां अस्पताल में वो भर्ती था वहां पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है, और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में ज्वालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और साथ ही साथ जो भी लोग हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। जो 2 लोग हैं, एक तो वो व्यक्ति जो गोली लगने से घायल हुआ है वह व्यक्ति अस्पताल में है, और एक दूसरा व्यक्ति वो भी अस्पताल में है, और एक और तीसरा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है कि तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, ये जानकारी हमें देने के लिए। प्रदेश भर में सत्यापन अभियान जारी है। आपको बता दें, और बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों का सत्यापन लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, और जो लोग बिना सत्यापन के उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान जारी है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने बताया
कि बाहरी प्रदेश में आकर जितने भी लोग उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, चाहे वो फर्जी अभिलेखों के आधार पर रह रहे हों या अभिलेख सही हों, उनके आधार पर उन्होंने आधार कार्ड बनाए हो, इन सब की चेकिंग के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी जनपदों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। कोशिश यही है कि सत्यापन अभियान के माध्यम से जो भी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। दिनेशपुर में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति उत्तराखंड दिनेशपुर इकाई के तत्वावधान में विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जन्मोत्सव का आयोजन दिनेशपुर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के तमाम संभ्रांत नागरिकों ने दीप जलाकर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सुमेधा सरकार के द्वारा गाए गीत धन्नो धान्य पुष्पे भरा आमेदर एई वसुंधरा गीत के साथ किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि सरकार ने कहा कि समिति हिंदू सनातनी संस्कृति, बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति के साथ भारत देश का परिचय विश्व स्तर पर करने वाले समस्त विभूतियों की जन्म जयंती मनाने को कटिबद्ध है। आज समाज युवाओं को रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन से उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सभी का चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। पिछले वर्ष आई आपदा से प्रभावित तिनगढ़ गांव के 72 परिवारों को न्यू तिनगढ़ में बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। प्रत्येक परिवार को सरकार ने 4.50 लाख रुपए की धनराशि घर बनाने के लिए स्वीकृत की, जिसमें से प्रथम किस्त सभी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई। सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने ब्योटी नामे तोक में बसाए जा रहे न्यू तिनगढ़ गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं। कुल 72 परिवारों को यहां विस्थापन किया जा रहा है, जबकि 57 घरों की पिन लिफ्ट डाल दी है। सीडीओ ने बताया कि 4.50 लाख की धनराशि घर बनाने के लिए दी जा रही है। इसके अलावा मनरेगा से विकास विभाग गांव के आंतरिक मार्ग, शौचालय निर्माण, कॉमन वॉकिंग शेड, नहर और गौशाला का निर्माण कराएगा, ताकि ग्रामीणों को दिक्कत न हो और उन्हें भवन निर्माण के साथ साथ स्वरोजगार भी मिले। सीडीओ ने डीडीओ मोहम्मद असलम को मनरेगा के कार्यों को कराने के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। ग्राम प्रशासक रीना देवी ने बताया कि 26 से 27 जुलाई 2024 को तिनगढ़ गांव में प्राकृतिक आपदा से पूरा गांव जमींदोज हो गया था। हालांकि प्रशासन ने समय पर पूरे गांव को खाली कराकर जनहानि होने से बचा लिया। ग्रामीण शंभू प्रसाद ने कहा कि न्यू तिनगढ़ गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए शासन प्रशासन कार्य कर रहा है। एक ही शैली में घरों को बनाया जा रहा है। किस्त लोगों को मिल गई है। 1,30,000 रुपये पर मकान का ध्वस्तीकरण भी मिल गया है और सबसे बड़ी सहयोग जिला प्रशासन का सबसे बड़ा सहयोग रहा, जिससे आज हमारा गांव बस पाया। और अभी हमारी जो मुख्य दिक्कतें हैं, रास्ते नाली वगैरह की जो मुख्य समस्या है ये है, बाकी और तो सब संपन्न हो चुके हैं। बाकी मनरेगा के तहत भी कार्य हो रहा है। जो मनरेगा के अंतर्गत हम कुछ कार्य और करा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। जो आंतरिक मार्ग यहाँ के पैदल रास्ते होंगे, इस जहाँ पर ये बसे हुए हैं, वो मार्ग हो गए, आपके जो है शौचालय हो गए जो है, और इसके साथ में जो एक कॉमन वर्किंग शेड है, और साथ में जो है आपके गौशाला हैं। तो ये सारे कार्य हम मनरेगा से करा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को और सहायता मिल जाएगी और एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि अपने ये घर जल्द से जल्द बना पाएंगे। उत्तराखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक और लैब की मनमानी देखी जा रही है। आए दिन लोगों को इलाज के लिए मजबूरी में अस्पतालों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। लोगों ने देहरादून डीएम से इसकी शिकायत भी की। देहरादून डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी अस्पताल, प्राइवेट लैब्स और क्लिनिक्स के दंड निर्धारित कर लिए गए, अगर कोई अस्पताल निर्धारित रेट से ऊपर दवाइयों के या उपचार के लिए दाम वसूलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। थर्डली जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, किट्स हैं, उनका ऑलरेडी स्टॉक कर लिया गया है। फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके दर निर्धारित भी कर दिए गए हैं। यदि उससे ऊपर दर चार्ज की जाती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड लैब्स।
उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। बताते चले, मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर कुछ पहाड़ी इलाकों में अपडेट जारी किया है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी रहेगा, जिसमें 11 मई तक प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन दिखा रहा है उसमें यही है कि अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है, और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली है, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है, और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्वतीय जिलों में बिजली और ओलावृष्टि होने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने मौसम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बरसात में यात्रा को रोक लिया जाए या पानी के पास जाने से उन्हें रोका जाए। जहां रास्ता टूटने की संभावना हो वहां जेसीबी मशीन और मैन पावर तैयार रखे जाएं। आपदा की स्थिति में शेल्टर चिन्हित किए जाएं और खाने पीने, बिजली सबकी व्यवस्था भी की जाए ताकि बिना किसी बाधा के यात्रा हो सके। लगी है वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य विभाग की टीमें, पशुपालन की सब विभागों की टीमें लगी हैं। डेटा हमारे पास उस तरह से नहीं है, विभागों के पास है, बट जो आवश्यकता होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सब जगह पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।